आज तो कार्यकर्ता के पास में एक अमोघ अस्त्र है, पैसा कमाओ, 6 महीने पहले अवतार ले लो, अपने 100-200 होर्डिंग लगा दो, टेलीविजन पे आपका कोई 1-2 विज्ञापन दे दो और प्रेस को आप सेट कर लो। वो कानाफूसी होती रहेगी, भाई होर्डिंग लग गए तिवाड़ी जी के, तो इसका लग गया भाई हवा महल के उम्मीदवार हैं। किशन पोल में जिसको उम्मीदवारी करनी वो सीमा ज्ञान तो होता ही है, सारी एजेंसी होती है, एजेंसी को कहते हैं कि सीमा ज्ञान ये है, यहाँ मेरे होर्डिंग लगने, तो आदमी को लग जाता है तो ये नेता भी आ गए क्या आपकी पार्टी में, ये है कौन? हम कहते भाई पैसे वाले नेता हैं, चुनाव लड़ेंगे। अब तक कहाँ थे? तो अब तक तो ये अपने काम धंधे कर रहे थे, अब चुनाव लड़ना है तो पैसे का चुनाव हो गया था। तो आज मेरे को लोग बात कहते थे ये आर तिवाड़ी मोटरसाइकिल पे चलता है, कांग्रेस ऐसे लोगों को भी टिकट देती है क्या? तो कई नौजवान मेरे से गोविंद देव जी के मंदिर में मिलते हैं, मेरे को छोटी बच्चियां मिलती जो 18 साल की है, वो कह देती अंकल आप मोटरसाइकिल पे चलते हो, हमने आपको देखा है, आप चुनाव लड़ रहे हो अंकल? तो मैं ना बेटे लड़ रहा हूँ। तो वो कहती थी अंकल आपको चुनाव, हम आपकी बार आपको हमारा वोट डालेंगे। आप जैसा आदमी को अगर सरकार कांग्रेस लगाती तो हम परंपरागत बीजेपी के, लेकिन आपको वोट डालेंगे आपके संघर्ष को देखें। मैंने जिंदगी में एक चीज़ मांगी, मेरे को जयपुर शहर कांग्रेस का अध्यक्ष बना दो, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, और ईश्वर ने मेरे को चुनाव लड़ा दिया। तो 4 दिन तक तो मेरे खिलाफ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बाहर इन्हीं सारे पार्षदों की परेड करवा दी, इन्हीं सारे मंडल अध्यक्षों की, इन्हीं सारे वार्ड अध्यक्षों को, पार्षदों को मेरे खिलाफ में वहाँ बैठा दिया, धरना प्रदर्शन करवाया कि हम इनको स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो मैं तो खामोश रहा, मेरे को तो हाईकमान ने दिया था, जबकि उनको मालूम था कि मेरे को चुनाव, मैं उनसे बात भी कर चुका था कि मेरे से कहा जा रहा है कि मैं चुनाव लड़ूं। भाई एक बार आप जाकर के हाईकमान से बात कर लो, मैं चुनाव का टिकट नहीं मांग रहा हूँ। मैंने पैनल बनाया, शहर अध्यक्ष था, मैंने विधानसभा में, मैंने किसी विधानसभा से मेरा पैनल में नाम ही नहीं दिया था, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकता था कि मोटरसाइकिल वाले कोई पार्टी चुनाव लड़ा सकती। मैं मोटरसाइकिल से प्रचार कर रहा था सादिक, मैं 2 बार गिरा मेरे। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। आज ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने अपना हौसला बनाए रखा, संगठन में जिस तरीके से शुरुआत की और किस मुकाम पर पहुंचे और क्या क्या मुद्दे रहे, और जिस तरीके से आपका एक जयपुर में तिवाड़ी मतलब आर तिवाड़ी जी एक पहचान है, लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जो पहचान है, और हाल ही में आप एक चुनाव भी लड़े थे, किस तरीके से आपकी रणनीति रही, क्या कमियां रही, और किस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी का जो अभी लोकसभा चुनाव है क्या देखते हैं, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे आज। जयपुर की एक शख्सियत और जयपुर शहर कांग्रेस के आप अध्यक्ष भी हैं, आर तिवाड़ी जी से। तिवाड़ी जी आपका द लाइव राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सादिक भाई, इंदिरा गांधी जी मेरी आइकॉन रही बचपन से। मेरे परिवार में कोई राजनीति की नहीं था, मेरे तो पिताजी सरकारी सर्विस में थे और एलडीसी रहे। उस जमाने में 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाता था, आज तो 60 साल की हो गई। मेरे पिताजी सरकार में सर्विस रहे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद से 1980 में रिटायर हो गए। लेकिन मैं क्या मानूं, कैसे मानूं कि मैं शुरू से ही राजनीति में दिलचस्पी रहा। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, 1 से 5वीं तक की पढ़ाई मैंने चांदपोल में, हमारे रामचंद्र जी का मंदिर है जो सरकारी स्कूल है, मैंने वहाँ से 5वीं पास करी। तो वहाँ पर भी मैं जब 5-6 साल का था, जब मैंने एडमिशन लिया, उस समय 5 साल से कम बच्चों का एडमिशन नहीं होता था, तो मेरी एक्टिविटी ये थी कि मैं कहीं बाहर जाऊँ। तो उस समय स्काउटिंग की छोटी शाखा होती थी, कब्स। आजकल तो कहीं मेरे को लगता ही नहीं कोई स्काउटिंग की भी शाखा लगती होगी या कब्स की भी शाखा लगती होगी। तो प्राइमरी सेक्शन में कब्स की थी, 8वीं तक के बच्चे कब्स में भाग लेते थे और 3 दिन का शिविर लगता था। स्काउटिंग का हमारा हेडक्वार्टर हुआ करता था सांगानेर में। तो वहाँ 3 दिन हमको उसी तीसरी, चौथी, 5वीं में 3 साल
बच्चों के साथ में हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब अब्दुल सत्तार जी हुआ करते थे, जो स्काउटिंग के अलग से एक्टिविटी को देखते थे। मैं उनके साथ में आउटिंग जाता। फिर यहाँ बाबा हरिचंद मार्ग चांदपुर बाज़ार में मिडिल स्कूल आज भी है, वो 10th तक का हो गया। वो दरबार मिडिल स्कूल में मैंने 8वीं पास की। लेकिन 8वीं की जब क्लास में मैं पढ़ता था तो वहाँ स्कूल छात्र संसद के भी चुनाव हुआ करते थे। आजकल तो यूनिवर्सिटी के चुनाव जैसे होते हैं वो तो लोकसभा या विधानसभा से कम नहीं होते हैं, लेकिन उस समय सीआर बनते थे। हर क्लास के 2 बच्चे बनते थे और वो बच्चों का समूह जो सीआर बनते थे, क्लास के 2 बच्चे, वो अपना प्रधानमंत्री चुनते थे और प्रधानमंत्री अपना मंत्रिमंडल चुनता था। तो सौभाग्य से मैं यहाँ भी स्काउटिंग में रहा और यहाँ मैं उपाध्यक्ष भी बना। मैं क्लास का सीआर भी बना। सीआर बच्चे वही बनते थे जो पढ़ाई में होशियार थे या अनुशासन वाले बच्चे हुआ करते थे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहते थे। तो मेरी पहली नींव डली दरबार मिडिल स्कूल में, मैं यहाँ का उपाध्यक्ष बना। आज तो सीबीएसई है या आरपीएसई है, 10th+2 का स्कीम आ गया। पहले 11वीं के बाद में ही सीधा कॉलेज में जाते थे। फिर मैंने हाई सेकेंडरी स्कूल पास करी, दरबार हाई सेकेंडरी स्कूल, जो जयपुर का नामी स्कूल हुआ करता था उस समय। मानक चौक स्कूल, पोद्दार स्कूल और दरबार हाई सेकेंडरी स्कूल, ये 3 स्कूल हुआ करते थे। बाकी इतनी शिक्षा का प्रसार भी नहीं था। तो जब मैं दरबार हाई सेकेंडरी स्कूल में आया तो यहाँ पर मैंने हॉकी भी खेली और मैं यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर भी बना। उस समय वही सीआर वाली पद्धति थी। अरुण किम्मतकर हमारा प्रधानमंत्री बना और मैं उसके मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बना। एक लत सी लग गई, मैं बच्चों में अगली पंक्ति में रहता था। और असली राजनीति का मुद्दा यूँ आया कि मैं सुबोध कॉलेज में जब मैंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया तो वहाँ मेरे को लगा अब चुनाव लड़ने का मौका। अखबारों में पढ़ते थे कि यूनिवर्सिटी के बच्चों का बड़ी धाक रहती थी। तो मैं अखबार का पढ़ने का शौकीन प्राइमरी स्कूल से था। मेरे को 2 नेता पसंद थे जिनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती थी या उनके फैसले बड़े अडिग रहते थे। जो फैसले कर दिए उससे वो फैसलों से पीछे नहीं रहते। तो देश में इंदिरा गांधी जी मेरी आइकॉन थी। वो इंदिरा गांधी जिन्होंने इसे 1971 के युद्ध में दुनिया का भूगोल बदल दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और आज भी दुनिया में अकेली मिसाल इंदिरा गांधी कि जिन्होंने 91,000 पाकिस्तान सैनिकों को हथियार आत्मसमर्पण करवाया। और जनरल मानेकशॉ जी की भी भूमिका थी, लेकिन लीडर ही होता है। तो मैं मन से इंदिरा गांधी को मानता था कि ऐसी नेता बनना चाहिए। और राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया पान खाने के शौकीन और चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट, कभी मैंने उनको गुस्से में देखा नहीं। तो मेरे को लगा कि नेता हो तो ऐसा हो। तो सुबोध कॉलेज में मेरे को चुनाव लड़ने का लगा। मेरे को दोस्तों ने कहा कि यार चुनाव लड़ना चाहिए तेरे को। तो मैं चूँकि आइडियोलॉजिकल कांग्रेस का था, मुझे नहीं मालूम था कि छात्र संघ भी होती थी कांग्रेस में। मैंने मेरे मित्रों से पूछा, यार मैं कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, ये कहाँ से कैसे लड़ें? तो उन्होंने कहा कि उस ज़माने में गिरधर लाल जी व्यास जो अपने भीलवाड़ा के सांसद थे, वो मंत्री भी रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते। उन्होंने कहा कि गिरधर लाल जी व्यास तेरे को कांग्रेस का उम्मीदवार बना सकते हैं, तू जानता है क्या? तो मैंने कहा मैं तो नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि NSUI विंग हुआ करती है छात्र, वो अशोक गहलोत जी राजस्थान के अध्यक्ष हैं, उनको तू जानता है क्या? तो मैंने कहा मैं तो उनको भी नहीं जानता। फिर उन्होंने कहा राजीव अरोड़ा एक कल्याण जी के रास्ते में रहते हैं, वो NSUI के महामंत्री हैं राजस्थान के, अगर तेरा परिचय है तो तू उनसे बात कर ले। तो सौभाग्य से मैं आज भी मेरे पुश्तैनी मकान में रह रहा हूँ, जो 300 साल पुराना हमारा मंदिर है, हमारे पुश्तैनी। और श्याम बाबा खाटू में जहाँ जो हमारी पूजा होती है बाबा की, जो लाखों करोड़ों दर्शक आते हैं या श्रद्धालु आते हैं, हमारे परिवार को भी वही हमको मिला। हमारे यहाँ भी मंदिर में जहाँ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आज भी हमारे खाटू बाबा की हमारे यहाँ शीश की पूजा होती है। तो राजीव अरोड़ा जी का मकान और मेरा मकान आमने सामने। मेरा मकान पूर्व दिशा में, राजीव अरोड़ा जी का मकान पश्चिमी दिशा में। हमारा सुबोध कॉलेज पहले चलता था सांगानेरी गेट, आज भी वहाँ लड़कियों का स्कूल है। तो
सुबह 7 से 12 कॉलेज चलता था और 12 से 5 लड़कियों का स्कूल चलता था। तो मेरे को लगा राजीव अरोड़ा अगर हैं और कल्याण जी के रास्ते में रहते हैं तो वो तो मेरे मित्र हैं, क्योंकि बचपन हमने साथ साथ गुजारा। वो हमारे यहाँ खेलने आते, मैं उनके चल जाता। 2 चौक की हवेली अरोड़ा हाउस आज भी है पुश्तैनी उनके पास में। तो मैं सुबह 7 बजे कॉलेज जाने के लिए निकला तो मैं राजीव जी के घर गया। राजीव उस समय अपनी मम्मी और भाइयों के साथ में सुबह 7 बजे चाय पी रहे थे। तो मैं वहाँ गया तो उनकी मम्मी ने कहा कि मेरे को भाया नाम, उस ज़माने में निक नेम होता था मोहल्ले में, तो मैं बड़ा था मेरी बहनों से, तो मेरे को बड़ा भाया कहते थे। तो वो कहने लगी बड़ा भाया तो कैसे आया? तो मैंने कहा मैं राजीव जी से मिल रही हूँ। तो राजीव भी चाय पीने कमरे से बाहर आए। तो उनका हाँ कैसे आया? तो मैंने कहा राजीव भाई मैं सुबोध कॉलेज में चुनाव लड़ना चाहता हूँ अध्यक्ष पद का। तो उनका लड़ रहे। तो मैंने कहा यार मेरे को टिकट चाहिए, NSY विंग के आप महामंत्री हो, मैं अशोक गहलोत जी को तो नहीं जानता हूँ लेकिन आपसे उससे मेरा परिचय। तो उन्होंने कहा, मम्मी ने कहा कि तू चाय पी। राजीव अरोड़ा जी कमरे में गए और उन्होंने अपने NSY के लेटर पैड पे मेरे को SS जैन सुबोध महाविद्यालय में RR तिवाड़ी को कला संकाय के अध्यक्ष पद का अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया जाता है। नीचे राजीव अरोड़ा के साइन, और उन्होंने लाके मेरे को लिफाफे दे दिया। तब तक मेरी चाय खत्म हो गई थी। तो चाय पी ली, राजीव ने भी चाय पी ली, हम सब ने चाय पी ली। तो मैंने कहा भाई वो टिकट तो दो। तो कहने लगे यार वो अधिकृत पत्र जो होता है जिसपे हम साइन करते हैं उसी को टिकट कहते हैं, कि अखबार में पढ़ते थे टिकट मिल गया। अब मेरे को लगता था टिकट की शेप में कोई टिकट मिलता होगा। तो मैं उस समय, मेरे को पहली बार लगा कि राजनीति में कई बातें अनजानी में। तो मैं सुबोध कॉलेज का आर्ट्स फैकल्टी का अध्यक्ष बना 1975 में। फिर मैंने MA किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से, रेगुलर राजनीति शास्त्र में मैंने MA किया। 77 में लोकसभा के चुनाव हुए, इमरजेंसी का दौर था 75 से 76 तक। अचानक इंदिरा गांधी खुद हार गई, कांग्रेस पार्टी पहली बार आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस धराशायी हो गई। इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस वालों ने बाहर निकाल दिया कि आपके कारण से ये हार हुई है। मेरे को लगा कि ये जो भी कुछ हो रहा वो अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन मैंने 77 में पहली बार जनार्दन सिंह गहलोत जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे जयपुर में, तो हमारे इलाके के एक निर्दलीय पार्षद थे जो कांग्रेस को हरा करके जीतते थे हमेशा। गुलाम नबी जी आज दुनिया में नहीं है। वो गुलाम नबी जी मेरे इसी इलाके से पार्षद हुआ करते थे और वो जनार्दन सिंह जी के निजी मित्रों में से थे। तो जब जनार्दन सिंह गहलोत चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे को लगा मेरे को कांग्रेस के लिए प्रचार करना चाहिए। तो हमारे मकान से पहले एक डॉक्टर माथुर थे जो SMS हॉस्पिटल में लाइब्रेरियन थे, उनका लड़का राजेंद्र माथुर मेरा बचपन का दोस्त था। उनकी दुकान नीचे खाली पड़ी थी। तो मैंने उनसे कहा यार अपन को कांग्रेस का प्रचार करना है। तो वो भी कांग्रेस ही थे। उनका खोल लो दुकान। हमने खोल ली दुकान। उस समय आज का जैसा चुनाव नहीं होता था, खुद ही पोस्टर लगाते थे, हाथों के अंदर बिल्ले बांटा करते थे, हम झंडियां लगाते थे। तो मैं गुलाम नबी जी से खुद जाकर के मिला। मैंने कहा मैं रामेश्वर जी का लड़का हूँ और मैं श्याम मंदिर में रहता हूँ। तो वो कहने लगे हाँ मैं जानता हूँ तेरे पापा को। तो मैंने कहा मैं कांग्रेस का प्रचार करना चाहता हूँ, मैं कार्यालय खोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तूने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने कहा मैंने MA किया है। तो उनका यार ले जा। तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे पोस्टर दिए, इंदिरा गांधी जी के, जनार्दन सिंह जी के, कांग्रेस के, और मेरे को ढेर सारी सामग्री दी। बिल्ले हुआ करते थे प्लास्टिक के उस ज़माने में। तो बिल्लों को लेके आया, मोहल्ले में बांटता, दोस्तों को इकट्ठा करता। तो पहला मेरा दौर आया कि मैं पब्लिकली बिना किसी पद के, मेरे को लगा मेरी इंदिरा गांधी का चुनाव है, जनार्दन सिंह गहलोत इंदिरा गांधी का प्रतिनिधि है। मैंने, मेरे मित्रों ने टॉफियाँ बांटते, शाम को झंडा लेकर के बच्चों के साथ में जुलूस निकालते, जिंदाबाद करते। आप इंदिरा गांधी जी के लिए जिस तरीके से आंदोलन था, वो क्या दौर था और क्या जोश था जब आप जेल गए, आप लोग जब कार्यकर्ता? मैं कह रहा हूँ ना, जब कांग्रेस हाईकमान है, कांग्रेस संगठन ने माना कि इंदिरा गांधी जी दोषी हैं और उन्होंने इंदिरा गांधी जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया।
इंदिरा गांधी वो अदम्य नेता थी जिन्होंने दुनिया का भूगोल बदला। ये तो इतिहास बता दिया था। वो लड़की जो पहले प्रियदर्शनी के नाम से, जब उनके, आप कल्पना करो शादी, जिस माँ बाप के एक ही बेटी हो और उसका दादा मोतीलाल नेहरू हो, जिसके पिता जवाहरलाल नेहरू हो, जिनकी माँ कमला नेहरू हो, आज ये भारतीय जनता पार्टी वाले जिस प्रकार की बकवास उस परिवार के लिए करते हैं, आप कल्पना करो। जवाहरलाल नेहरू अपने पिता का इकलौता लड़का, जो मोतीलाल नेहरू भारत का सबसे बड़ा बैरिस्टर, जो किसी राजा महाराजा या नवाब से ज्यादा जिनकी वार्षिक आय हुआ करती थी बैरिस्टर के लिए, मोतीलाल नेहरू जेल गई देश की आज़ादी के लिए। उनके सामने उनका बेटा गया, उनकी बहू कमला नेहरू गई, 12 साल तक जेल के अंदर रहे। मोतीलाल जी रहे, मोतीलाल जी की पत्नी रही, जवाहरलाल जी रहे, जवाहरलाल जी की पत्नी रही, और पीछे से वो 12 साल की बच्ची, वो आनंद भवन जैसा विशालकाय भवन जो आज कांग्रेस को दे दिया उस परिवार ने। तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू के नाम से देश में कहीं अचल संपत्ति नहीं है, लेकिन इसके बारे में तो कोई मीडिया भी नहीं उठाता है। आप कल्पना कर, वो लड़की अपने पड़ोस के साथियों को लेकर के सड़क पर निकलते थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो मेरे को लगता था ये इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत होना चाहिए, चाहे मर्द हो चाहे वो महिला हो। तो जब इंदिरा गांधी जी को निकाला तो हमको लगा कि ये अच्छा नहीं हुआ। तो हमारे साथ में, मैं किसी सक्रिय राजनीतिक नेता, मेरा सबसे बड़ा नेता गुलाम नबी को मैं जानता था, ये गुलाम नबी जी, और गुलाम नबी जी को पता लगा ये तिवाड़ी है जो श्याम मंदिर के पुजारी, इनके पिताजी रामेश्वर जी हैं। जब इंदिरा गांधी जी को निकाल दिया तो फैसला इंदिरा गांधी जी का, आप सादिक भाई देखो, आपको उस धरती पे पैदा होने का सौभाग्य मिला, मेरे को भी उस धरती पे सौभाग्य मिला, जहां इंदिरा गांधी जी को निकालने के बाद में उस इंदिरा गांधी ने, जो आपातकाल की जनक कहलाई गई, जिसको कांग्रेस के नेताओं ने आपातकाल का अपराधी माना, उस इंदिरा गांधी ने उसी जनता के बीच में वापस जाने के लिए स्वीकार किया। और जयपुर का ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है, जहां देश में पहली बार अगर इंदिरा गांधी दिल्ली से बाहर निकली तो जयपुर के रामलीला मैदान में आई। क्योंकि राजस्थान का कांग्रेस का, चाहे वो जूनियर नेता हो चाहे सीनियर नेता हो, इंदिरा गांधी के पीछे खड़े थे। और मुझे याद है आज भी, 1 जनवरी 1978 को इंदिरा गांधी जी शाम को आई और पूरा रामलीला मैदान, उस समय ना कोई डिजिटल युग था, लाने की व्यवस्था नहीं थी, कांग्रेस से निकाल दिया गया था, आर्थिक पक्ष जब घर ही नहीं बचा, लेकिन उनका इतना बड़ा कथा कि लाखों आदमी उस जमाने में, पूरा चौड़ा रास्ता, पूरा न्यू गेट भर गया था रामनिवास बाग तक। इंदिरा गांधी आई, रामकिशोर जी व्यास उस जमाने में हमारे साथ थे, मैं तो उनको जानता था, फोटो में देखता था, लेकिन हमने इंदिरा गांधी जी को सुना। और वो ही इंदिरा गांधी ने यहाँ देश में पहली बार कांग्रेस पार्टी के नाम से कहा, मैं आज से नई पार्टी बना रही हूँ जिसका नाम है कांग्रेस इंदिरा आई, और यहाँ कांग्रेस आई की स्थापना करी। और देशव्यापी वो इंदिरा गांधी जो आपातकाल की जनक कहलाई जा रही थी। इस देश की जनता ने जो 77 में गलती करी, 1980 में जब आम चुनाव आए, जब खिचड़ी सरकार गिर गई जनता पार्टी का तो भानुमति का कुनबा था, केवल इंदिरा गांधी को हराने के लिए वो इकट्ठे हुए थे। तो वही 80 में भारत की जनता ने उसी इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, ये मैं कहना चाहता हूँ। और उसके बाद से फिर मैं कांग्रेस में शामिल हुआ। 78 में मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का यह महामंत्री बना। और याद रखो सादिक, मैं रघु शर्मा जी के साथ में यूथ कांग्रेस में रहा, लेकिन मैं प्रदेश का महामंत्री था, लेकिन मैंने ब्लॉक कांग्रेस का महामंत्री पद नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ हमसे सर्वे करवाया जाता। आज तो हम सर्वे करते ही नहीं है। देशव्यापी कांग्रेस का हमारा कार्यकर्ता सर्वे करने ही नहीं जाता। मुझे गुलाम नबी जी ने कहा कि ये 5-6 पेज की है मतदाता सूची, आजकल तो सारा डिजिटल है, उस समय तो टाइप की होती थी। तो वो उन्होंने कहा कि तू काम करेगा कांग्रेस में। मैंने कहा करना चाहता हूँ कि तू सर्वे करके आ और लिखना, कोई मर गया तो आगे एम लिख देना, कोई बाहर चले गया तो बाहर लिख देना, परिवार में कोई नया आया तो जोड़ देना। तो पहले सर्वे करवाते थे बिना पैसे के, पैसे का कोई झंझट ही नहीं था। और फिर जब सर्वे हो जाता तो हाथ से हम पर्चियां भरते। रात को मैं मेरी मम्मी पापा के साथ में बैठ करके पर्चियां भरता, फिर 2 दिन बाद में
भाई जिसके घर पे मैं जाके टिक लगा के आया हूँ, इस घर में ये 4 आदमी रहते हैं, इस घर में 6 आदमी बाहर चले गए, उनकी मैं पर्चियाँ बांट के आता और छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंगें करता। श्री राम गोटेवाला जी जब राजस्थान के अध्यक्ष रहे, हमारे स्वर्गीय रामकिशोर व्यास, भवन हमारा नहीं था, नाथुराम मिर्धा जी के पास में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जो आज इंदिरा गांधी भवन है उनके पास था। रामकिशोर व्यास जी को इंदिरा गांधी यहीं 1 जनवरी को घोषित करके कि राजस्थान इकाई के अध्यक्ष रामकिशोर व्यास होंगे। आज दुनिया में नहीं है, मैं समझता हूँ स्वर्ग में होंगे। रामकिशोर व्यास जी ने अपने घर को डिग्गी हाउस जो महारानी कॉलेज के पास है उनको अपना घर पर अपना कार्यालय बनाया प्रदेश का। और उन्होंने जयपुर में श्री राम गोटेवाला जी को, जो आज वो भी दुनिया में नहीं है, वो भी स्वर्ग में होंगे, उन्होंने अपने शिव मार्ग स्थित अपने घर को कार्यालय पर, तो घरों से कांग्रेस चली हमारी और 80 में हम कांग्रेस में जीत के आए। तिवारी जी, एनओसीआई में जो आपको टिकट का जो दौर था, टिकट मिला उस दौर में, और उसके बाद में एक लंबा समय नहीं हो गया था कि आपको जब जाके लास्ट में एक बार जो एमएलए का टिकट दिया गया था? नहीं, मैंने कहा कि देखो, राजनीति उस समय कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का हुआ करता था। आज पूरे देश में तमाम पार्टियों में ना कहीं एक व्यवसायीकरण हो गया राजनीति का। मैं ही मान के चल रहा हूँ, कांग्रेस में नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो शुद्ध व्यवसायीकरण की पार्टी है। आज चंदा चोर और दुनिया का पैसा ले लिया, चंदा दो और धंधा लो। सारे ब्लैक मार्केट करने वालों से, सारे दवाई कंपनी के मिलावट करने वालों से आपने पैसा लेकर, सारे आपने ऑनलाइन जो गेमिंग चलाते उनसे पैसा ले। तो आज पैसा माई बाप हो गया। उस समय पैसा माई बाप नहीं था, उस समय आपका चरित्र देखा जाता था कि आदमी कौन है या महिला कौन है, इसका चरित्र कैसा है। छोटा सा शहर था, 5 विधानसभा हुआ करती थी, 10 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हुआ करती थी, छोटी चौपड़ या बड़ी चौपड़ पर बड़ी आम सभाएं हुआ करती थी। उस समय ऐसे बड़े बड़े डोम लगा के मीटिंग नहीं होती थी। जयपुर की सबसे बड़ी मीटिंग म्यूजियम पे हुआ करती थी, रावनियास बाग में, जहाँ 1 लाख की कैपेसिटी है। लगता था कि पूरा शहर आ गया हो। तो वो पब्लिसिटी, बड़े बड़े माइक लगते थे, सैकड़ों माइक लगते थे। आज आपको माइक की जरूरत नहीं, आप तो डिजिटल अपने घर पे बैठे पूरी दुनिया आपको भाषण देती है। तो वो जमाने की राजनीति, आज की राजनीति में अंतर आ गया। कार्यकर्ता पैसा नहीं लेता था, आज हमको पैसा भी देना पड़ता। आज विज्ञापन पे अखबारों में लाखों रुपए तो अखबारों में विज्ञापन के चल जाते हैं या टीवी के ऊपर चल जाते हैं। उस समय हाथ से पोस्टर बनाओ, हाथ से चिपकाओ। हमको मोहल्ले के अंदर कांग्रेस की तिरंगी बानरवाल बनाने के लिए घर पे लिहाई लगा करके केसरिया सफेद हरा कागज लाते, उसको तिकोन काटते, सूतड़ी के ऊपर उसको बांधते, मोहल्ले के अंदर आर पार लगता था कि हाँ कांग्रेस का है या बीजेपी का है। हम पेड़ों पर झंडा लगाते थे और कंपटीशन हुआ करता था कि बगरवालों के रास्ते में इस नीम के ऊपर इन्होंने 3 बांस बांध करके बड़ा झंडा, तो हम भी सोचते थे कल्याण जी के रास्ते में भी हम 4 बांस लगा, और खुद मैनुअल रिस्क लेकर के हमारा साथी पेड़ों पर चढ़ता था, रिस्क लगा करके हम पोस्टरों को लगाते थे। हम बिजली के खंभे के नीचे बैठ करके हम पोस्टर लगाते लिहाई के, और माँ से या बीवी से कहते कि तो लिहाई, मतलब मैदा की लिहाई भी बड़ा एक खर्चा था। उस जमाने में तो आटे की लिहाई बनती थी, और कई दीवारों पर तो आपने पोस्टर लगाया 2 मिनट बाद में उखड़ जाता था। फिर इसमें क्रांति के सब लिहाई की लिहाई की बनाओ, तो मैदा की लिहाई बनाते, वो 2 दिन टिक जाती। आज तो आपको ऐसा करना, आज कार्यकर्ता काम ही कहाँ करता है। आज तो कार्यकर्ता के पास में एक अमोघ अस्त्र है, पैसा कमाओ, 6 महीने पहले अवतार ले लो, अपने 100-200 होर्डिंग लगा दो, टेलीविजन पे आपका कोई 1-2 विज्ञापन दे दो, और प्रेस को आप सेट कर लो। वो कानाफूसी होती रहेगी, भाई होर्डिंग लग गए तिवारी जी के, तो इसका लग गया भाई हवा महल के उम्मीदवार है। किशन पोल में जिसको उम्मीदवारी करनी वो सीमा ज्ञान तो होता ही है। सारी एजेंसी होती है, एजेंसी को कहते हैं कि सीमा ज्ञान ये है, यहाँ मेरे होर्डिंग लगने, तो आदमी को लग जाता था ये नेता भी आ गए क्या आपकी पार्टी में, ये है कौन। हम कहते भाई पैसे वाले नेता हैं, चुनाव लड़ेंगे। अब तक कहाँ थे, तो अब तक तो ये अपने काम धंधे कर रहे थे, अब चुनाव लड़ना है तो पैसे का चुनाव हो गया। तो आजकल कार्यकर्ता काम नहीं करना चाहता, आजकल कार्यकर्ता सीधा डीसीसी का मेंबर बनने के लिए सादिक बेटे हमको नवल किशोर जी से झगड़ा करना पड़ा। डीसीसी का मेंबर, जब रमेश गया हमारे अध्यक्ष बने गोटेवाला जी के बाद में,
तो हमको लगता था, मैं यूथ कांग्रेस में था, मैं ब्लॉक कांग्रेस का महामंत्री था, मैं शहर युवक कांग्रेस का महामंत्री रहा, तो मेरे को लगता काम तो हम करते हैं। 81 के वार्ड में हमने सर्वे करा, आज ये मुरलीपुरा और ये जो लगा हुआ है विद्याधर नगर में हम सब ये मोहम्मद सलीम हमारा साथी, ये मदन हमारा साथी, हम लोग उस जमाने में पहाड़ों पर जाकर के भाई इनका मकान कहाँ था, वो कोई भी कह देता मेरी 4 बर्तन रह गए, सभी मकान बह गया। हमने वहाँ जेडीएस से झगड़ करके हमने उनको मकान दिलवाए। हाल ही में तिवारी जी अभी लोकसभा चुनाव भी हुआ है, जयपुर के आप अध्यक्ष भी थे, आपके चुनाव में देखा गया था एक नारा कि श्याम पुजारी आर तिवारी, तो क्या प्रताप जी को भी आपने शाम वक्त का जो दिया, तो जिस तरीके से नहीं, मेरा तो, मैं श्याम पुजारी तो था ही। सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभिक मेंबर, मैं आज भी दावे से कह सकता, मेरे खिलाफ जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उतारा हवा महल से, वो भारतीय जनता पार्टी का तो छोड़ो, वो जनता पार्टी या जनसंघ, वो किसी का सक्रिय मेंबर रहा ही नहीं। वो एक महाराज है, उनका एक हाथों जो अपने जयपुर से 30-40 किलोमीटर दूर एक स्थान है हनुमान जी का, उनके वो महंत है, शिरोमणि, वो कुछ भी लगा ले, अब सनातन धर्म में है, मैं उनका आदर करता हूँ, धर्म का आदर तो हमको करना भी चाहिए। वो उन्हों को मैंने कभी जयपुर की सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते नहीं देखा। मैं गिरधारी लाल भार्गव के खिलाफ चुनाव में लगातार रहा। उजला इतना बड़ा कद्दावर नेता, 6 बार का सांसद, जो यूआईडी का चेयरमैन रहता है, जो विधानसभा का हवा महल का और किशनपोल का विधायक रहता, मैंने कभी देखा ही नहीं। भंवरलाल शर्मा जैसे महान नेता के साथ में मैंने उनको काम करते देखा ही नहीं। मैंने कभी किसी वार्ड में काम करते नहीं देखा बाल मुकुंदाचार्य को। तो जब वो लगे कि वो तो बाबा हैं, तो मैंने कहा मैं तो पूछते नहीं हूँ, बाबा तो यहाँ से गए चांदी के टकसाल से, इनके पारिवारिक विवाद हुआ, यहाँ के जो महाराज है उनके परिवार में विवाद हुआ, उन्होंने जगह छोड़कर वहाँ नई हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी, वो कोई पुराना स्थान ही है। तो मेरे को लगा मैं ब्राह्मणों का बेटा हूँ, उम्मीदवार हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो मेरे को लगा जब हाथोज के शिरोमणि बन करके आ सकते हैं, तो मैं तो पैदाइशी, मैं उम्र के 17वें पड़ाव में मैं खुद पूजा कर रहा हूँ। मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मैं अकेला लड़का, पूरे पिताजी सरकारी सर्विस में होते हुए भी पूजा करते रहे, उनके पिताजी करते तो पड़दादा सड़दादा करते रहे। तो मेरे को लगा कि नारा तो दो। तो मेरे साथियों ने कहा यार भाई साहब आप तो खुद शाम पुजारी है, तो एक नया नारा गढ़ दिया रास्ते चलते, बाबा पे भारी शाम पुजारी। तो इसमें क्या बात है, तो मैं तो लोकल हूँ यहाँ का। तो हमारे जो प्रताप सिंह जी हैं वो खाचरियावास के हैं, और उनके पारिवारिक, मुझे मालूम है कि वहाँ जो पूजा करते हैं खाटू धाम में श्याम बाबा के मंदिर के, वो उनके कोई परिवार के ही लोग बाग हैं, और वो खाटू धाम वाले श्याम बाबा को ज़्यादा मानते हैं। तो उन्होंने नारा दे दिया, हारेगा सारा श्याम बाबा हमारा। यही है, बाकी तो प्रताप कांग्रेस का प्रताप है, पूरा लड़ाकू है और जीत करके आएगा। मैं शहर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, मैं अधिकृत रूप से कहूँगा मार्जिन कम जरूर हो सकता है, लेकिन अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का जो खोखला नारा इस देश के प्रधानमंत्री ने दिया, वो आत्मघाती है। ये भारतीय जनता पार्टी अगर हार रही है पूरे देश में, तो इस नारे के कारण से हार रही है। इस नारे ने लोगों की नींद उड़ा दी। गरीब कह रहा है मेरे को रोजगार मिला नहीं, गरीबी आपने दूर करी नहीं, महंगाई आपने दूर करी नहीं। और SC ST को लगा कि 400 पार के बाद में तो वो तो कह रहे अभी तो झांकी है, वो पारी तो अब खेलने वाले। ये नारे इनको डुबोएंगे तो प्रताप जयपुर से चाहे 20,000 वोटों से जीत के जाए, आपके बार जयपुर शहर का भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ढह रहा है, और प्रताप कांग्रेस का परचम लेकर के दिल्ली की संसद में पहुंच रहा। जिस तरीके से बाल मुकुंदाचार्य पलायन का मुद्दा भी लेके चलते हैं, और तो उस पर आपका क्या कहना है? पलायन कहाँ हो रहा है पहले तो बताओ। सवाल है जब चुनाव आते हैं तो पलायन का मुद्दा आ जाता है। आज देश में आदमी अपने सहूलियत से कहाँ रहेगा, कहाँ अपना व्यापार करेगा, खुद तय करेगा। अगर कोई हिंदू अगर किसी के मकान को बेच करके जा रहा है तो आपसे सहमत है, कानून ये वादे कर रहा है क्या कि आप ऐसा नहीं करोगे। उसको अगर प्रॉपर्टी की उचित कीमत मिल रही है तो वो बेचेगा, मुसलमान बेच करके जाएगा, हिंदू आप उसको कैसे रोक सकते हो। लेकिन वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा। मंदिरों में कभी मैंने सेवा, अब आज बता दो 4 महीने से, कल 3 तारीख आ जाएगी, 3 तारीख को वो जीते थे, मैं हारा था।
ऐसा कोई मंदिर बता दो, वो तो महामंडलेश्वर है, और महामंडलेश्वर की सीमा महामंडल जब हो जाती है तो वो पूरे धरती के हो गए। कौन से मंदिर में जाकर के सेवा पूजा करते हैं? शराब की दुकान पे जाकर के आपको बंद कराने की याद आ जाती है। अगर लोग बाग टाइम, अब उसके पीछे कई कहानी आ रही है कि साहब वो तो इसलिए जाते थे। आप मुसलमानों को कह रहे हो कि आपको ऐसा धंधा करना चाहिए, ये नहीं बेचना चाहिए। अरे सड़क पर जो बेच रहा अपना व्यापार कर रहा है, 2 करोड़ रोजगार देने का मोदी का जब वादा फेल हो गया, आज बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, आज लोगों के पास में पैसा नहीं है। घटनाएं रोज आ रही है कि पैसे के खातिर में लोगों को एक दूसरे को लूटा जा रहा है। और बालमुकुंदाचार्य या भारतीय जनता पार्टी के नेता पलायनवाद का मुद्दा उठाते हैं। और मेरे को तो शर्म आते कि राजधानी तो भारत, राजस्थान की राजधानी का सबसे शिक्षित इलाका है। आदमी बेचने वाला अपनी मर्जी से बेचता है, खरीदने वाला अपनी मर्जी से बेच रहा है। फिर आप इसको केवल वोटों की राजनीति के लिए कर रहे हो। जैसे देश के प्रधानमंत्री झूठे के मंगलसूत्र आपसे छीन लेंगे और मुसलमानों को बांट देंगे, इससे तो उनकी आने वाली पीढ़ी तो फिर ऐसे ही महामंडलेश्वर ही आएंगे। इसलिए जयपुर में ऐसा कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा। और मैं मान करके चल रहा हूँ कि राजस्थान की राजधानी का लोकसभा का उम्मीदवार कांग्रेस का हमारा प्रताप जीत करके जा रहा है। इनका सारा ध्रुवीकरण धरा रह जाएगा। नौजवान को रोजगार चाहिए, गरीब को गरीबी दूर करने के लिए महंगाई से मार कम करनी चाहिए, किसान को उचित मूल्य मिलना चाहिए, लोगों को मकान चाहिए। आज पूरा शहर मैं देख रहा हूँ कि जा रहे ये मुख्यमंत्री जी या इनके जो हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले मुख्यमंत्री जिस दिन सड़क पे आ जाते हैं, आधे घंटे पहले तो सड़क को बंद कर देते हैं, आधे घंटे बाद सड़क को आम आदमी इस तपती धूप में प्यास से मर जाता है, लेकिन सड़क को खोला नहीं है। हमने अशोक गहलोत जी को भी देखा 3 बार मुख्यमंत्री, हमने वसुंधरा जी को भी देखा। अपना उनका रूट होता है, 10 मिनट पहले बंद करते हैं, 2 मिनट बाद में खोल देते हैं। मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी को पूरा ट्रैफिक जाम कर देते हैं। और अब तो यहाँ शाह साहब रोड शो कर रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, तो 3 दिन पहले पूरा संपूर्ण 4 दीवारी, दुकानें बंद, सील और लगा देते हैं और उसके बाद खोलते हैं। व्यापार चौपट हो रहा 4 दीवारी का। यहाँ का आम आदमी परेशान है। ये नई सरकार है, ये पर्चे की सरकार। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जी आओ ना, ये राजस्थान तो पधारो हमारा देश वाला स्वागत करते हैं। लेकिन कम से कम आम नागरिकों और व्यापारियों का धंधे का तो ध्यान दो। उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल माँ बाप अपना ऑफिस से घर आते हैं। यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ का रोजगार सब ठप पड़ा है और हम गाल बजाए जा रहे हैं अब की बार 400 पार। ये देश की और राज्य की जनता जानती है, फैसला आने वाला है। हमने राजस्थान में 25 सीट पे कर दिया। अब देश की बाकी 7 चरणों के चुनाव में 5 चरण बाकी है। 4 तारीख को आ जाएगा सादिक। मेरे को लगता है जनता जागरूक हो गई है, लोकतंत्र को बचाने के लिए आहुति दी है, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए आहुति दी है जनता ने। इस देश में आरक्षण जो कांग्रेस ने लागू किया, हर बार उसको पुनः सर्वेक्षण की बात करते हैं, देखा जाएगा क्यों देना। ये इनके जो मंसूबे छुपे हुए हैं, जनता जान चुकी कि आरक्षण को समाप्त कर देंगे। और अगली बार अगर ये सरकार आ गई तो नौजवान दोस्तों को भी डर तो लगेगा कि हम कोई चीन या रसिया जैसी चुनावी पद्धति भी तो नहीं जा रहे हैं। वहाँ तो चुनाव होंगे तो एक दल के चुनाव होंगे, कौन हार रहा कौन जीत जा रहा है इसका कोई पता नहीं लगेगा। इसलिए नौजवान दोस्तों ने, जो देश की आबादी का 60 करोड़ है, आपकी बार मोदी सरकार के खिलाफ मतदान किया है। और लगता है आपकी बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, देश फिर सतरंगी देश बनेगा। एक रंग का देश इस देश का आदमी स्वीकार नहीं करेगा। जिस तरीके से राजनीति में जो पूंजीवाद का एक दौर आ गया है और जिस तरीके से आपको जो टिकट मिला तो लोगों ने कहा मोटरसाइकिल पे हैं, जिस तरीके से था, तो जो गरीब कार्यकर्ता को उम्मीद है कांग्रेस में। मैं सच कर रहा हूँ सादिक, तुम मेरा बेटा समान। मैंने जीवन में एक कल्पना की थी, मेरे को शहर का अध्यक्ष बना दो मेरे को सरकार ने। जब 3री बार साहब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने तो सबको पता था, मैं सबको एक ही कहता था, मेरे को अध्यक्ष बना दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए साहब। तो जनवरी माह 2023 में मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो वो कहने लगे हंस करके कि यार मैं 3री बार मुख्यमंत्री बन गया, तू बोल क्या चाहता कि तू मेरे से शिकायत करेगा कि साहब मेरे को कुछ नहीं दिया। तो मैंने उनसे ही कहा साहब मैं जीवन भर संगठन का कार्यकर्ता रहा हूँ, मेरे को आप जयपुर का अध्यक्ष बना दो। अध्यक्ष 2 टुकड़ों में नहीं बनूंगा। मैंने इतना सा जरूर उनसे आकर के, उस समय एक चल रही थी कि भाई
शहर के दो हिस्से हो जाएंगे, एक जैसे नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज है, तो चल रहा था कि शहर के भी दो अध्यक्ष बनेंगे, एक हेरिटेज का बनेगा और एक ग्रेटर का बनेगा। तो मैंने उनसे कहा था साहब मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, लेकिन टुकड़े वाली कांग्रेस का नहीं बनना चाहता, मेरी आखिरी इच्छा है। तो हंस करके कहने लगे यार तू कोई बोर्ड निगम देख ले, उसमें तेरे को तनख्वाह मिलेगी, गाड़ी वाड़ी मिलती है, ऑफिस मिलता है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब देखो जनवरी का महीना, अक्टूबर नवंबर में आचार संहिता लग जाएगी, मैं 8-9 महीने के लिए सरकार का पद भी ले भी लूँगा। मैंने सरकार में काम भी नहीं किया, मैं जानता भी नहीं हूँ, और फिर मैं सड़क पर बैठने वाला है, चाय के चौपाल पे मुड्डी पे बैठ गया, रात को 2-2 बजे तक मैं साथियों के साथ बैठता हूँ। वो गाड़ी मिल गई ना मेरे को, तो एक तो ड्राइवर होगा, एक मैं आगे बैठूंगा, 3 मेरे दोस्त होंगे, बाकी सड़क पे जो मेरे को प्यार करते हैं वो कहेंगे ये कल तक तो सारा सड़क साफ था, मोटरसाइकिल स्कूटर पे घूमता था, आज मुझे मालूम कार्यकर्ता की पीड़ा, उनको लगेगा यार ये क्या हो गया। तो मैंने कहा साहब मेरे को तो आप अध्यक्ष बना दो, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए। तो सुन लिया उन्होंने, जवाब नहीं दिया। और अचानक मेरे को 10 जुलाई 2023 को मेरे से कहा गया कि तू शहर का अध्यक्ष बन गया। तो मेरे को लगा ज़िंदगी का मेरा जो भी एक मुकाम था, मेरा एक सपना था, वो बन गया। इससे ज़्यादा मैंने कुछ मांगा नहीं था, और मैं हाई कमान खड़गे साहब जल्दी टिकट भी मिल गया। और अचानक फिर 2 महीने बाद में मेरे से कहा गया तेरे को चुनाव भी लड़ना है। तो ये अकस्मात हुआ, मैंने मांगा ही नहीं, मैंने टिकट मांगा ही नहीं। जो चीज़ मैं इनको मांगनी थी, मैंने हनुमान जी से जो मेरे इष्ट है, मैंने कहा आपकी कृपा से श्याम बाबा जहाँ मैं रहता हूँ, मैंने कहा आपकी कृपा से मैं बन गया हूँ। मेरे मन में था मैं मंच पे बैठूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा, मैं मंच पे। संगठन का महत्व होता है कि जयपुर शहर का, हमारे नीचे 8 विधानसभा है, हमारे साथ में 1 लोकसभा है, तो जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो मैं तो बैठूंगा। मंत्री बाहर बैठेंगे, विधायक सामने बैठेंगे, लेकिन संगठन वाला संगठन के साथ बैठेगा। और मेरे को सौभाग्य भी मिला, जब मैं बना तो 1 सितंबर के अंदर राहुल गांधी जी नए भवन के शिलान्यास के अवसर पे आया था, तो खड़गे साहब से भी मैं बैठा, बाकी के हमारे नेता सामने बैठे थे। तो मैं संगठन को महत्व देता हूँ। फिर भाग्य में लिखा, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अशोक गहलोत जी ने मेरे से कहा तू चुनाव लड़। तो मैंने कहा साहब मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, और आज भी मेरे पास मोटरसाइकिल है सादिक। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ चुका, मैं हार गया, मैंने लोकसभा लड़ा दी, लेकिन संसाधन आज भी यही मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊँ। मैं आज भी मोटरसाइकिल चलाता हूँ। तो मोटरसाइकिल का अध्यक्ष बना था, तो लोगों में गया कि किसी न किसी दिन किसी कार्यकर्ता को कोई नेता आगे बढ़ा देगा। तो थोड़ा सा अविश्वास सा हो गया था कि पूंजी के बिना हम आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो मुझे याद है इकराम भाई भी ऐसे ही अध्यक्ष हुआ करते थे। सुरेश शर्मा जी का निधन हुआ जनवरी 20 को 2000 में। उसके बाद में जब अध्यक्ष पद का आया, तो मैंने नवल किशोर जी से, अशोक जी से कहा कि साहब इकराम साहब को बनाना चाहिए। 50 साल में पहली बार एक मेरा तर्क था कि जयपुर में हम मुस्लिमों से हमारा गंगा जमनी हमारा व्यवहार है। हम जयपुर में आज़ादी के बाद में हमने माइनॉरिटी का तो अध्यक्ष नहीं बनाया, तो हमको बनाना चाहिए। 50वीं साल है आज़ादी की। तो ईश्वर ने, दोनों नेताओं ने, इकराम साहब, और इकराम साहब इतने शालीन थे, उनके पिताजी राजस्थान के मंत्री रहे अलीमुद्दीन जी, लेकिन वो शख्स आज भी, उस समय भी स्कूटर पे थे, और उनका देहांत हुआ जब भी स्कूटर पे उनका इंतकाल हुआ। वो भी बहुत सीधे सरल इंसान थे, लोगों से मिलते जुलते थे। या उसके बाद में मैं मोटरसाइकिल, तो 2000 उनका तो 2008 में निधन हो गया, लेकिन मैं तो इस युग में बना हूँ 2023 में, जब पैसे की महिमा अपरंपार है। फिर मेरे पर विश्वास किया हमारे राजस्थान के नेताओं ने, डॉक्टर सराज जी ने, अशोक गहलोत जी ने, सचिन पायलट जी ने, तो मैं उनका बहुत, और मेरे को चुनाव लड़वा दिया। मेरे को वहाँ मेजोरिटी का वोट इसलिए ज़्यादा मिला सादिक, माइनॉरिटी तो हमारी परंपरागत है, लेकिन मेरे को मेजोरिटी का जो महेश जोशी जी को, जो ब्रज किशोर शर्मा जी को, जितना वहाँ 12-13 हज़ार वहाँ मेजोरिटी का वोट पड़ता था, मेरे को लोग बात कहते थे ये आर तिवारी मोटरसाइकिल पे चलता है, कांग्रेस ऐसे लोगों को भी टिकट देती है क्या। तो कई नौजवान मेरे से गोविंद देव जी के मंदिर में मिलते हैं, मेरे को छोटी बच्चियाँ मिलती जो 18 साल की है, वो कह देती अंकल आप मोटरसाइकिल पे चलते हो, हमने आपको देखा है, आप चुनाव लड़ रहे हो अंकल। तो मैं ना बेटे लड़ रहा हूँ। तो वो कहती थी अंकल आपको चुनाव, हम आपकी बार आपको हमारा वोट डालेंगे।
आप जैसा आदमी को अगर सरकार कांग्रेस लगाती तो हम परंपरागत बीजेपी के, लेकिन आपको वोट डालेंगे, आपके संघर्ष को देखेंगे। तो मैं मेरे उन साथियों को भी कहना चाहता हूँ, संगठन में ईमानदारी से काम करो। पैसा अपनी जगह पर है, लेकिन आपकी ईमानदारी, आपकी प्रतिष्ठा, आपका चलन, आपका चरित्र आपको आगे बढ़ाएगा। आप छाप तो छोड़ो, मैंने मांगा ही नहीं सादिक, मैंने जिंदगी में एक चीज़ मांगी, मेरे को जयपुर शहर कांग्रेस का अध्यक्ष बना दो, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और ईश्वर ने मेरे को चुनाव लड़ा दिया। इतने कम वोटों से जो हार हुई, इसकी कहीं ना कहीं कारण बताते हैं कि कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं का भी आपके पीछे रहा, तो क्या हुआ? अब ये तो सब जगह सब आपको पता है सादिक भाई, जयपुर में रहते हो। जी। मेरे साथियों ने जो यहाँ से मंत्री स्तर पे रह चुके, उन्होंने जो भी कुछ किया वो उनको ऐसा नहीं करना है। मैं जब अध्यक्ष बना तो मैं तो अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, मेरे को तो हाईकमान ने कहा कि तेरे को चुनाव लड़ना है। हमारे यहाँ कांग्रेस में परंपरा आप जानते हो कि जो विधायक हारा या जीता, वहाँ मेरे विधानसभा में 26 वार्ड है। 26 के 26 वार्ड मेरे पूर्ववर्ती साथी जो हमारे नेता मंत्री रहे महेश जोशी जी के बनाए हुए। मेरे यहाँ 8 मंडल अध्यक्ष वो उनके द्वारा बनाए हुए। हमारे 26 वार्डों के अंदर जो निगम के चुनाव हुए उन्हीं के द्वारा लड़ाए हुए। लेकिन मेरी हिम्मत देखो, मेरे को मालूम था कि ये सब पहले वाले उनके द्वारा नियुक्ति है, लेकिन मेरे को लगा ये है तो कार्यकर्ता ना, वो चाहे मेरा हो चाहे महेश जोशी जी का हो। मैंने उनसे कहा देखो मेरे को आप मदद करो, मेरे साथ हो। 4 दिन तक तो मेरे खिलाफ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बाहर इन्हीं सारे पार्षदों की परेड करवा दी, इन्हीं सारे मंडल अध्यक्षों की, इन्हीं सारे वार्ड अध्यक्षों को, पार्षदों को मेरे खिलाफ में वहाँ बैठा दिया, धरना प्रदर्शन करवाया कि हम इनको स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो मैं तो खामोश रहा, मेरे को तो हाईकमान ने दिया था, जबकि उनको मालूम था कि मेरे को चुनाव, मैं उनसे बात भी कर चुका था कि मेरे से कहा जा रहा है कि मैं चुनाव लड़ूं। भाई एक बार आप जाकर के हाईकमान से बात कर लो, मैं चुनाव का टिकट नहीं मांग रहा हूँ। मैंने पैनल बनाया, शहर अध्यक्ष था, मैंने विधानसभा में, मैंने किसी विधानसभा से मेरा पैनल में नाम ही नहीं दिया था, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकता था कि मोटरसाइकिल वाले कोई पार्टी चुनाव लड़ा सकती। मैंने पूर्ववर्ती नेता को कहा, उनके घर जाकर के 2-2 बार कहा, आप एक बार मिल लो, मेरे से कहा जा रहा है भाई, मेरे से कहा जा रहा मैं लड़ूं, क्या बात है, आप एक बार मिल लो। वो नहीं मिले और उसके बाद में जब मेरा घोषणा हो गई, उसके बाद में उन्होंने 3 दिन तक धरना प्रदर्शन किया। तो मैं हारा, तो अगर मेरे को 500 वोट मिल जाते तो सादिक मैं जीत जाता 100 वोटों से। तो इतना सा तो असर होता ही है। फिर भी मैं मेरे उन सारे साथियों को, जो मेरे आज भी मैंने एक वार्ड अध्यक्ष नहीं बदला, मैंने किसी मंडल अध्यक्ष को नहीं बदला। तिवारी जी ने एक बार जयचंद शब्द का भी उपयोग किया था। हाँ, मैंने कहा, मैंने 26 जनवरी को कहा, जिस दिन मैं झंडा रोड था। आप कल्पना करो मैं हारा, मैं मोटरसाइकिल से प्रचार कर रहा था सादिक, मैं 2 बार गिरा मेरे। तो अब जिस तरीके से आपने प्रचार किया, जो रही कमियां, लेकिन जो आप जयपुर के अध्यक्ष भी हैं, तो जयपुर के अध्यक्ष होने के नाते आपके धरने प्रदर्शन भी हैं, आपने 2-3 बार धरने प्रदर्शन भी बड़े बड़े किए। लेकिन जिस प्रताप सिंह के लिए आप चुनाव में लगे, प्रताप सिंह भी आपके धरने प्रदर्शन से दूर रहे थे। क्यों प्रताप सिंह जी? क्यों? हमारे 2 चुने हुए विधायक भी रहे हैं, हमारे विधायक भी नहीं आते थे। तो मेरा काम था, मैं संगठन का मैं मुखिया हूँ, मेरे लिए सब मेरे बच्चे हैं, छोटे भाई हैं। मेरी में ईमानदारी की बात, तो मैं सूचना सबको देता हूँ व्यक्ति से। ये पहला अध्यक्ष हूँ, नहीं तो अध्यक्ष पहले वाले अध्यक्ष किसको सूचना देते थे, खाली मोबाइल के ऊपर जाती थी, इतने बजे आ जाना। मैं हर नेता को, हर ब्लॉक अध्यक्ष को, हर पार्षद को, हमारे 2 हैं निगम, ग्रेटर और हेरिटेज वाले, मैं स्वयं हमारे 250 पार्षद प्रत्याशियों को टेलीफोन करता हूँ, मेरी टीम सबको टेलीफोन करती है। मैं खुद विधायक और इन नेताओं से बात करता हूँ, भाई कल अपन को इस मामले में धरना देना है, AICC का प्रोग्राम है, PCC का प्रोग्राम, हमको फॉलोअप करना चाहिए। अब जब नहीं आते थे तो मेरे को बहुत सारे लोग बात कहते थे, मेरा मानना था आ जाएंगे, जाएंगे कहाँ। अब वो सब आने लगे इस लोकसभा के चुनाव से। अच्छा है कि अब हम ज़्यादा ताकत के साथ में कांग्रेस संगठन को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरी बात। तो ये थे RR तिवारी जी हमारे साथ, जिन्होंने अपनी बहुत ही बेबाकी से बात भी रखी, और जिस तरीके से संगठन के प्रति इनका जो दर्द है, और जिस तरीके से युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। तो तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे। आपका सादिक बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं। ईश्वर
आपको इस चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर तक आपकी पहचान हो और जनता की आवाज़ बनो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।